नमस्कार, दिनामी इकोनॉमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्य मिश्रा। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका जो फोकस था इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर के रूप में वो वेल्थ ऑफ नेशन पर था। लेकिन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जिसमें हम परेटो, एजवर्थ, मार्शल, वॉलरस इन लोगों का नाम लेते हैं, इनका जो फोकस है वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स पर आ गया, एज कंज्यूमर, एज फर्म। तो मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, दैट इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन हिज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अर्थात इकोनॉमिक्स मानवता के उसके दैनिक जीवन के व्यवसाय के विश्लेषण का अध्ययन है। तो अब दैनिक जीवन में जो इंडिविजुअल है उसको कई प्रकार के निर्णय करने पड़ते हैं, जैसे कंजम्पशन का निर्णय है, प्रोडक्शन का निर्णय है, कंजम्पशन में किस चीज़ का कंजम्पशन किया जाए, किस चीज़ का कंजम्पशन ना किया जाए, प्रोडक्शन में किसका प्रोडक्शन किया जाए, किसका प्रोडक्शन ना किया जाए। ये सारे निर्णय इंडिविजुअल को लेने पड़ते हैं एक व्यक्ति के रूप में या प्रोड्यूसर या फर्म के रूप में। तो जो यूटिलिटी एनालिसिस है वो व्यक्ति के कंजम्पशन निर्णय से संबंधित है और वस्तुतः यही से माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन की शुरुआत होती है, यूटिलिटी एनालिसिस, कि हम जब ये फैसला करते हैं कि हमें किस वस्तु का उपयोग करना है या किस वस्तु का उपयोग नहीं करना है, ये निर्णय हम किस प्रकार से लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स में इस प्रकार के निर्णय कैसे लिए जाते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ये निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं, इसका जो निर्धारण है वो यूटिलिटी एनालिसिस के माध्यम से किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। ऐसे तो अनुवाद अगर हम कर दें तो यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता है, लेकिन जब हम इसे इकोनॉमिक थ्योरी के एक कंपोनेंट के रूप में यूज करेंगे तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होगा। तो यूटिलिटी का मतलब ये है कि यह वस्तुओं और सेवाओं के अंदर की उस क्षमता को प्रदर्शित करता है जिसके माध्यम से वे लोगों की इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। यानी कि यूटिलिटी रेफर्स टू द कैपेसिटी inherent in commodities and services through which they satisfy wants of individuals or groups, whatever it may be. तो ये एक गुण है। यूटिलिटी जो है वास्तव में एक प्रॉपर्टी है जो वस्तु या सेवा में इनहेरेंट है। जैसे पानी के अंदर प्यास बुझाने की क्षमता होती है। अगर प्यास लगी है, कोई व्यक्ति पानी पीता है तो निश्चित रूप से उसकी प्यास बुझेगी। तो अब पानी के अंदर चूंकि प्यास बुझाने की क्षमता है, इसलिए पानी उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनको प्यास बुझानी है, यानी पानी के अंदर उपयोगिता है। यूटिलिटी इज इनहेरेंट इन वाटर। सिमिलरली डॉक्टर जो है उसकी जो सेवाएं हैं वो लोगों को का इलाज करती हैं। तो कोई व्यक्ति जो बीमार है वो अगर डॉक्टर की सेवा लेने जाता है तो उसकी बीमारी ठीक होती है। यानी कि डॉक्टर की सेवा के अंदर सर्विस ऑफ ए डॉक्टर हैज इनहेरेंट पोटेंशियल टू क्योर इलनेस ऑफ पर्सन्स। उसके अंदर, सेवा के अंदर ये क्षमता निहित है कि वो लोगों का इलाज करे और उन्हें रोग मुक्त करे। इसी तरह से आप गाना सुनते हैं तो उसके अंदर, गाने के अंदर ये क्षमता है कि वह आपका मनोरंजन करे। तो इस तरह से यूटिलिटी एक प्रॉपर्टी हो गई, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाएं लोगों की इच्छाओं को संतुष्ट करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी
जिसके द्वारा वस्तुएं और सेवाएं लोगों की इच्छाओं को संतुष्ट करती हैं। ध्यान में हमें यह रखना है कि इट इज इनहेरेंट, प्यास बुझाने की पानी की जो क्षमता है उसके अंदर इनहेरेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पानी पीता है तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, ये संभव नहीं। तो प्रॉपर्टी जो यूटिलिटी की है ये इनहेरेंट होती है। अब निश्चित रूप से इसमें ऐसी बातें आएंगी कि कोई चीज किसी के लिए उपयोगी हो सकती है, किसी और के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। जैसे अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसके लिए सिगरेट के अंदर यूटिलिटी है, लेकिन जो सिगरेट नहीं पीता है उसके लिए सिगरेट के अंदर कोई यूटिलिटी नहीं है। तो यहां इस बात का भी ध्यान हमें देना है। तो बेसिक जो बात है कि यूटिलिटी वस्तुओं और सेवाओं के अंदर एक निहित क्षमता होती है जिसके माध्यम से वो लोगों की इच्छाओं को संतुष्ट करती हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल नहीं है। एवरी कमोडिटी डज नॉट हैव सेम यूटिलिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। किसी को चावल खाना नहीं पसंद है तो उसके लिए चावल की यूटिलिटी कम होगी। किसी को सेब खाना ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए सेब की यूटिलिटी ज़्यादा होगी। और किसी को अगर सेब से एलर्जी है तो उसके लिए सेब की कोई यूटिलिटी नहीं होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि लोगों को अपने टेस्ट, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो उनकी इच्छाएं होती हैं, जिन वस्तुओं के अंदर उन्हें संतुष्ट करने की क्षमता होती है, उनके अंदर यूटिलिटी होती है। तो अब यूटिलिटी एनालिसिस में इसी बात का निर्णय किया जाता है कि हम जब भी कंजम्पशन का डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को लेते समय हम यूटिलिटी को ध्यान में रखते हैं, हम उपयोगिता को ध्यान में रखते हैं। अब इस उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार से कंजम्पशन निर्णय लेते हैं, इसके लिए इकोनॉमिक्स में दो अप्रोचेस हैं। एक को कहा जाता है कार्डिनल अप्रोच, और दूसरे को कहा जाता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच जो है ये मार्शल ने इसको पॉपुलराइज किया। इनकी किताब आई 1890 में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब, बहुत लंबे समय तक। ऑर्डिनल अप्रोच में फिर दो आ जाता है, एक है वीक ऑर्डरिंग और दूसरा है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। ये जो वीक ऑर्डरिंग है ये हिक्स और एलन इसके जो प्रोपाउंडर हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में जो सैमुएल्सन का नाम ज़्यादा लिया जाता है। इनकी जो थ्योरी है ये इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। और इनकी जो है वो है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ये इनकी। तो अब इसमें ये जो दोनों अप्रोचेज हैं ये यूटिलिटी को एनालाइज करके ये बताते हैं, रैशनली एक्सप्लेन करते हैं कि वस्तुओं की डिमांड किस प्रकार से कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं। कब कोई व्यक्ति ये डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है कि हमें आम खाना है कि हमें सेब खाना है। कैसे व्यक्ति डिसाइड करता है कि हमें मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाना है या पार्क में घूमने जाना है। इसका निर्णय किस प्रकार से किया जाता है, ये अप्रोचेज इसी को एक्सप्लेन करने का प्रयास करती है। कार्डिनल अप्रोच की जो बेसिक बात है उसमें मार्शल साहब ने यह मान लिया है कि यूटिलिटी को हम उसी तरह से मेजर कर सकते हैं जैसे दूसरी मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं।
जैसे हम लंबाई को मीटर सेंटीमीटर मीटर में नाप सकते हैं, हम वजन को ग्राम किलोग्राम में नाप सकते हैं। उसी तरह से मार्शल ने मान लिया दैट यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन सम यूनिट्स। इसीलिए इसको कहा गया है कार्डिनल, हिंदी में इसका मतलब होता है गणनावाचक। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्डिनल अप्रोच में जो मार्शल साहब कहते हैं कि अगर आप एक सेब खाते हैं तो ये आप बता सकते हैं कि एक सेब खाने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन या कितनी यूटिलिटी मिली। आप 2 सेब खाते हैं तो आप बता सकते हैं कि कितना सेटिस्फैक्शन या कितनी यूटिलिटी आपको मिली है। आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि 3 घंटे की फिल्म देखकर आपको कितना सेटिस्फैक्शन प्राप्त हुआ है या कितनी यूटिलिटी मिली है। ये बेसिक चीज है मार्शलियन एनालिसिस की, जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है। ऑर्डिनल अप्रोच में ये नहीं माना जाता। इनका ये कहना है कि ये तो चूंकि सेटिस्फैक्शन सब्जेक्टिव है, भाई सेब हमने खाया, हमको कितना अच्छा लगा सेब खाना, ये हम कैसे बता सकते हैं, या हमने अंगूर खाया, हमको कितना अच्छा लगा, ये हम कैसे बता सकते हैं। ये तो सब्जेक्टिव चीज़ है, दिमाग में रहती है, इसको ऑब्जेक्टिवली हम मेजर नहीं कर सकते। तो इन लोगों, ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है, इसमें ये कहा गया कि यूटिलिटी को हम एग्जैक्टली माप तो नहीं सकते, हाँ उसको एक ऑर्डर में हम अरेंज जरूर कर सकते हैं, एक क्रम में हम लगा सकते हैं कि किससे कम यूटिलिटी हमको मिलती है, किससे ज़्यादा मिलती है। तो ये कार्डिनल की अपेक्षा ज़्यादा व्यवहारिक तरीका हो गया। जैसे अगर हमसे ये कहा जाए कि सेब है, एप्पल है, मैंगो है और गुआवा है, सेब है, आम है, अमरूद है, इसको एक क्रम में लगाइए कि किससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, किससे कम। तो किसी व्यक्ति ने मान लीजिए ये लगा दिया, ये क्रम लगा दिया कि सबसे ज़्यादा सेब से मिलता है सेटिस्फैक्शन, उसके बाद मैंगो से मिलता है, उसके बाद अमरूद से मिलता है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस व्यक्ति ने ये ऑर्डर लगा दिया। तो ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अरेंजमेंट हो गया, जिसमें हम यूटिलिटी मेजर नहीं कर रहे हैं, बस केवल ये बता रहे हैं कि हमारा जो है क्रम इस प्रकार का है। कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि हमारा ऑर्डर इस तरह से है, हमको सबसे ज़्यादा आम पसंद है, उसके बाद अमरूद पसंद है, उसके बाद सेब पसंद। किसी तीसरे ने कह दिया कि हमारा ये ऑर्डर है, हमको सबसे ज़्यादा अमरूद पसंद है, उसके बाद सेब पसंद है, उसके बाद आम पसंद है। तो ये ऑर्डिनल अरेंजमेंट ऑफ यूटिलिटी हो गया कि इसमें यूटिलिटी को हमें मेजर करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें ये बताना होता है कि किस क्रम में हमको कम या ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। तो इसको ऑर्डिनल नाम दिया गया, ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्रमवाचक उपयोगिता। ये जो क्रमवाचक उपयोगिता है, ये इसको फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वीक ऑर्डरिंग पर आधारित है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर सॉल्यूशन का रीजनल प्रेफरेंस थ्योरी आधारित है। ये दोनों ऑर्डरिंग पर हैं, यानी कि यहाँ पर यूटिलिटी को मेजर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरह से जब हम कंजम्पशन बिहेवियर डिसाइड करते हैं इंडिविजुअल का, लोगों का, तो यूटिलिटी एनालिसिस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर किसी वस्तु में उपयोगिता नहीं होगी तो उसका डिमांड नहीं होगी, उसका कंजम्पशन नहीं होगा। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर की शुरुआत यूटिलिटी एनालिसिस से ही की जाती है। इन दोनों अप्रोचेस के माध्यम से आगे डिटेल ये किया जाता है और इसी के आधार पर फिर डिमांड थ्योरीज और जो बाकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको डिराइव किया जाता है। अब इनके डिटेल क्या है, कैसे कैसे कार्डिनल यूटिलिटी में हम डिसीजन लेते हैं, कैसे ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम डिसीजन लेते हैं, इसको दूसरे वीडियो में इस पर डिस्कस किया जाएगा।
वीडियो पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।